हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच चालू किया हुआ है हमने, जिसमें हम आपको दोबारा से सब कुछ पढ़ा रहे हैं। एक बार सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है फिर भी। तो जैसे कि आप ये भी समझ के ले लो, पहली बात तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, साइंस, मैथ्स, SST सब्जेक्ट का, सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है हमारे इस चैनल के ऊपर। आपको बस सर्च करने आना चाहिए। यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो हमारे चैनल का नाम डाल के, या तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट भी हमने अपडेट कर रखा है। लेकिन जो न्यू बैच के वीडियोस बन रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हो लगातार बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस हम बना रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। बट एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट के तौर पे बोलना चाहता हूँ, प्लीज ये वीडियोस को शेयर कीजिए। न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि हम इतना फ्रेश क्वालिटी के डिजिटल बोर्ड के साथ वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आपको और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस दे सके। तो पुराने वीडियोस हो चाहे ये जो न्यू वीडियोस बन रहे हैं वो भी हो, जरूर से प्यार देना, सपोर्ट करना और शेयर करते रहना। चलिए, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत आज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 9 साइंस का। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करो, तो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब ये चैप्टर किस बारे में है? ये बारे में है मैटर की। मैटर क्या होता है? अब देखो, ये मैटर की अगर हम जब भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा चैप्टर है। मैटर कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये मैं जो मार्कर है वो ले लेता हूं। अब ये मार्कर ही क्या, एक मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। वी हैव लर्नड ऑलरेडी इन 8th स्टैंडर्ड। कंपोजिशन ऑफ मैटर एक चैप्टर था, या फिर कोई भी चीजें अगर आप देखोगे तो मैटर इज एनीथिंग। मैं खड़ा हूं इस जमीन के ऊपर तो मैं भी एक मैटर हुआ। ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा हुआ, ये भी एक मैटर हुआ। ठीक है, मेरे सर पे बाल है, ये भी एक मैटर हुआ। ठीक है ना? तो मैटर इज एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई अ स्पेस, दैट इज नथिंग बट ए मैटर। लेकिन उसके अंदर उसका मेजरमेंट्स को कैसे निकाला जाए और भी क्या क्या चीजें होती है, चाहे वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए या फिर केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो व्हाट डू यू मीन बाय अ मैटर इन दैट पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, क्या क्या चीजें हो सकती है, ये सभी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो जनरली 2 या 3 लेक्चर्स लग सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में। तो आज है इसका पहला लेक्चर। देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें, इंट्रोडक्शन और बहुत सारे टॉपिक्स। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ मतलब क्या होता है? कोई भी रूल, कोई भी नियम कानून। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं नॉर्मल तौर पे, तो हमारे लिए कुछ कानून होता है कि मान लो कि आपने चोरी की तो धारा 420 लगता है। तो ऐसे हर एक का एक रूल होता है। ठीक है, स्कूल्स में जाने का रूल है। वैसे यहाँ पे केमिकल को कंबाइन होने का, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? बेसिक इंग्लिश टर्म है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट केमिकल को कंबाइन करना। अब आपको एक चीज पता होगा कि दुनिया में कोई भी चीज केमिकली अगर हम बात करते हैं तो केमिकली कोई भी चीज जब कंबाइन होती है तभी एक नया चीज बनता है। जैसे हम हमेशा से एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, तो एग्जांपल्स में ले लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन और मैंने ले लिया मैंने ऑक्सीजन। इन दोनों को कंबाइन करूंगा तभी जाके H2O बनेगा, और तब जाके क्या बनेगा? वाटर बनेगा। करेक्ट है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर बनेंगे। अगर मान लो मुझे नमक खाना है तो मैं सोडियम ले लूंगा, फिर जाके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा, तब जाके क्या बनेगा? NaCl बनेगा। करेक्ट है? तो यानी कि जब कोई दो मेटल्स, दो एलिमेंट्स, कोई भी दो चीजें जब कंबाइन होगी तब जाके एक नया चीज बनती है। दैट इज नथिंग बट व्हाट? अ केमिकल रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है? कोई दो चीज या फिर दो से ज्यादा चीज कंबाइन हो रहा है। लेकिन वो जो कंबाइन हो रहा है उसके पीछे उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे। तो वो क्या है, हम बात करेंगे। तो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर द प्रिंसिपल्स। ये क्या है? ये क्या है? आर द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल मतलब कुछ सिद्धांत होते हैं। हर एक का एक सिद्धांत होता है। जैसे बचपन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ प्रण लिया होता है कि मैं ना बड़ा होने के बाद ना डॉक्टर बनने वाला हूं, मैं इंजीनियर बनने वाला हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। इस प्रकार से बहुत सारे लोग अपना रूल सेट करते हैं। एंड दैट इज नथिंग बट दैट देयर प्रिंसिपल्स। ये मेरा सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत है। मैंने जब से यूट्यूब को समझा, मैंने अपने अंदर की चीजों को पहचाना, तब मैंने एक सिद्धांत बना लिया कि जब तक एनर्जी है तब तक हमारे बच्चों के लिए काम करूंगा, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो या फिर पूरे इंडिया के बच्चे हो। तो महाराष्ट्र में रहता हूं, इसके लिए महाराष्ट्र बोर्ड के लिए काम कर रहा हूं। करेक्ट है? तो एकदम मेहनत कर रहा हूं। पिछले 4 साल से आप देख सकते हो लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे कंप्लीट होने आए हैं। तो ये आप लोग का देन है, आप लोग का सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेकिन बैक टू द टॉपिक अगर हम आए तो कहने का मतलब क्या है? जो टॉपिक हम बता रहे थे कि सिद्धांत क्या है, एक प्रिंसिपल होता है जो हर एक चीज में लाया जाता है। तो यहां पे केमिकल कॉम्बिनेशन में भी क्या है? प्रिंसिपल्स है दैट गवर्न हाउ सब्सटेंस रिएक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन से उसमें केमिकल कैसे रिएक्ट करते हैं, उस चीज को गवर्न कौन करता है? गवर्न यानी कौन देखता है, उसको नोटिस कौन करता है, चीजों को ऑब्जर्व कौन करता है। ये सब जो रूल्स होते हैं, उसी रूल्स को, उसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कौन से बेसिक तौर पे बताना चाहता हूं। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? जैसे मैंने बताया, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस।
कुछ भी हो सकता है। तो उसका कंजर्वेशन ऑफ मैटर में लॉ क्या बोलता है। उसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम देखेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नॉर्मल तौर पे फिर भी हम आपको बता सकते हैं। अवोगाड्रोस लॉस क्या होता है। तो ये सब पूरे चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आज ही ये सब बता दूंगा। इसके अंदर आज एक दो चीज पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम लाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस पैटर्न समझना है और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग चल रहे हैं तो आपके सिस्टमैटिक पॉइंट वाइज और टॉपिक वाइज हम जाने वाले हैं ताकि आपको भी आसानी हो जाए आपके बुक के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीज आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की, ठीक है। चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि द मास ऑफ ओरिजिनल मैटर इज इक्वल टू द मास ऑफ द मैटर न्यूली फॉर्म्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं क्या करता हूं बच्चा, मैं ले लेता हूं एक बीकर। ये दिख रहा है आपको, बीकर दिख रहा है आपके एक्सपेरिमेंटल साइंस के लैब में होगा। तो एक बीकर है, उस बीकर में मैं ले लेता हूं सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जिसको CaCl2 कहा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड मैंने ले लिया उस बीकर में, ठीक है। और उसके अंदर, बीकर के अंदर मैं एक टेस्ट ट्यूब डाल देता हूं और वो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है सोडियम सल्फेट। क्या रखा है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट जो कि है Na2SO4। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ कि वो बीकर है, बीकर में एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड और उस बीकर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर ढक्कन लगा देता हूं, कॉर्क बोलते हैं उसको, ढक्कन लगा दिया और उसको थोड़ा सा शेक कर दिया। तो जब मैंने शेक किया थोड़ा सा, तो इसके अंदर यानी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड था, जो सॉल्यूशन था, जो कि था सोडियम सल्फेट, वो इस कैल्शियम क्लोराइड जो बीकर में था उसके साथ क्या हो गया, देखो यहां पे मिक्स हो गया। तो जब मिक्स हो गया तो ऑब्वियसली वी नो दैट, हमने 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि व्हेन एवर टू कंपाउंड और टू एलिमेंट्स mix together, react together, they form a chemical reaction and it will form a new compound, new product बनता है वो चीज। ये हमने देखा था। तो यहां पे भी दो चीज क्या हो गए, रिएक्ट हो गए। कौन कौन से दो चीज रिएक्ट हो गए, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट हो गया किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया। तो सोडियम सल्फेट के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक नया चीज बनाएगा और वो नया चीज जो बना वो बनेगा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। मतलब एक प्रेसिपिटेट को मैं कैसे बोलूंगा, पाउडरिश फॉर्म। लेकिन पाउडर को पानी में कैसे मिलाते हैं तो कैसा होता है, अगर कोई पानी के अंदर पाउडर मिला दो तो कैसा हो जाता है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उस फॉर्म को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट NaCl सॉल्यूशन के अंदर वो एक प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है, CaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl वो तैयार कर लेगा। क्या बनाएगा, मतलब इन शॉर्ट कैल्शियम सल्फेट उसने बनाया, CaSO4 बना रहा है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब एक बीकर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट किया तो एक नया चीज बनाया कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये बोलता क्या है, ये बोल क्या रहा है, इसके अकॉर्डिंग, इस थियरी के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो मास होगा ओरिजिनल मैटर का, मान लो कि इसका कुछ वजन होगा, इसका कैल्शियम क्लोराइड का कुछ वजन होगा ना सॉल्यूशन का, साथ ही में सोडियम सल्फेट जो डाला है उसका भी कुछ वजन होगा। तो जब दोनों को कंबाइन आप कर दोगे और कंबाइन होने के बाद जब वो रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके क्या बनाया, ये कैल्शियम सल्फेट बनाया। तो अगर आप एक नोटिस करोगे इस एक्सपेरिमेंट में तो यहां पे आपको पता चलेगा कि यहां पे कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट का जो कंबाइन वजन है वो है 300.23 ग्राम। क्या है, 300.23 ग्राम वजन है। और यहां पे भी आप देखोगे कि जब कंबाइन हो गया, रिएक्शन हो गया, फिर भी उसका वजन जो है वो चेंज नहीं हुआ, 300.23 ग्राम ही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी ओरिजिनल मैटर था, जो ओरिजिनल मैटर था कौन, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, उसका जो वजन था, मास ऑफ द ओरिजिनल मैटर था, वो क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा टू द मास ऑफ द मैटर जो कि नया बन रहा है, द मास ऑफ मैटर न्यूली फॉर्म्ड, यानी नए वाले बनने वाले मैटर भी सेम रहेंगे एज कंपेयर टू द ओरिजिनल मैटर। और यही चीज को हम कहते हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो इसमें क्या बोलता है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी लवोइसियर, ठीक है। एंटोनी लवोइसियर करके एक नाम था उस साइंटिस्ट का, फ्रेंच साइंटिस्ट का। और उसके अकॉर्डिंग कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो भी रिएक्टेंट होंगे, जो लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं तो उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। तो टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट रहेगा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है ये साइंटिस्ट जिसका नाम था एंटोनी लवोइसियर, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। समझ में आया। हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही चीज का एक बेसिक कंसेप्ट रखा गया है कि भाई उसमें एनर्जी क्रिएट नहीं होती थी, डिस्ट्रॉय नहीं होती थी, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती थी। लेकिन यहां पे जो भी मास रहेगा किसका, रिएक्टेंट का, तो चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका जो मास रहेगा वही तो बनेगा ना ओरिजिनल प्रोडक्ट।
जो ओरिजिनल रिएक्टेंट था वही तो बनेगा न्यूली फॉर्म प्रोडक्ट। तो जितना इसका वजन था उसका भी वजन उतना ही रहने वाला है, कुछ भी कर लो। एंड इसी प्रॉपर्टी, इसी फंडे को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? तो ये था आपका पहला पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और पॉइंट है हमारे पास, चलो क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो इसको। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है, पहले समझो। कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कोई भी चीज अगर मैं मिला रहा हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में मैंने एक ग्लास भर के पानी ले लिया और मम्मी मेरे को बोल रही है कि बेटा मेरे को ना एक नींबू पानी बना के दे दे। तो मैंने क्या किया, एक ग्लास पानी ले लिया, उसमें एक चम्मच शक्कर डाला, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला और एक लेमन को स्क्वीज करके उसका रस निकाल दिया, मिक्स करके मम्मी को दे दिया मैंने। ठीक है, तो वो क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया। वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रपोर्शन में डाल रहा हूं कि मैंने एक चम्मच ही शक्कर डाला, क्योंकि अगर मैं 2 चम्मच शक्कर डालूंगा तो बहुत मीठा हो जाएगा, या फिर अगर हाफ चम्मच शक्कर डालूंगा तो वो फीका हो जाएगा, यानी मीठा नहीं लगेगा। लेमन एक डाल रहा हूं क्योंकि अगर 2 डाल दूंगा तो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा, और एक आधा डालूंगा तो उसका स्वाद नहीं आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या है मेरे, कि कोई भी चीज को रिएक्ट करवाने के लिए, कोई भी एलिमेंट्स को, कोई भी पर्टिकुलर मैटर को रिएक्ट करवाने के लिए एक कांस्टेंट प्रपोर्शन होना जरूरी, यानी उसका एक फिक्स प्रपोर्शन होना जरूरी है। उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो कहने का मतलब यह है कि दिस स्टेट्स दैट द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि जो भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं कुछ चीज को बनाने के लिए, तो उसका जो वजन होना चाहिए, जो वेट होना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग सैंपल्स का, कंपाउंड का, वो क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मान लो कि आपको वाटर बनाना है। आपको पता है पानी कैसे बनता है? पानी बनता है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, तब जाके H2O का फॉर्मेशन होता है। ये हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका प्रपोर्शन क्या होता है? तो इसका प्रपोर्शन बाय वेट, वेट के अकॉर्डिंग होता है 1:8। 1:8, 1:8 द प्रपोर्शन इज। 1 किसका है? हाइड्रोजन का। 8 किसका है? ऑक्सीजन का। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट कि अगर मैं 9 ग्राम पानी बनाना चाहता हूं, 9 ग्राम वाटर, क्योंकि 1:8 मतलब 1 + 8 मतलब 9 ग्राम। तो 9 ग्राम मुझे पानी अगर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रपोर्शन सिर्फ 1 है, तो 9 ग्राम पानी बनाने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, उसके साथ में 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाके बनेगा 9 ग्राम पानी। वही अगर उसका डबल कर लो, 18 ग्राम पानी बनाना रहेगा, तो 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ना, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम, कितना? 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चीजें बनती है। और एग्जांपल है कि मान लो कि मुझे कार्बन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तो उसका रेशियो फिक्स प्रपोर्शन क्या है? वेट के हिसाब से। तो वेट के हिसाब से उसका फिक्स प्रपोर्शन है 3:8। यानी कि अगर आप C, यानी कि जो हमारा कार्बन है, उसको आप 3 ग्राम लोगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लोगे, तो उसके हिसाब से वो चीज बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर मुझे 44 ग्राम बनाना है, मान लो मुझे 44 ग्राम बनाना है, वैसे तो देखा जाए तो 11 ग्राम बनाना है, तो मेरा 3 हो जाएगा कार्बन और O बन जाएगा ये। लेकिन अगर मुझे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो 12 ग्राम जो होगा वो क्या होगा? 12 ग्राम क्या होगा? कार्बन होगा, क्योंकि इसका थर्ड रेशियो, थर्ड पार्ट, इसको अगर थर्ड पार्ट के हिसाब से देखोगे तो 12 ग्राम कार्बन बनेगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। तो ये टोटल मिला के 44 ग्राम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? और ये एक्चुअल में बन कैसे रहा है ये भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास उसका डबल होता है, जनरली होता है 12, क्योंकि वी नो दैट एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन जो होता है उसका होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो ये हो जाएगा 12 + 32 = 44 ग्राम। तो आपको कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। इसका एक कंसेप्ट अलग है। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब एक तीसरा चीज है जो कि है एटम। देखो 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था जिसका नाम था इनसाइड द एटम, साइंस में ही चैप्टर नंबर 5 था आई गेस। तो उस इनसाइड द एटम के टॉपिक में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि एटम क्या होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एटम्स के आसपास क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये सब चीज हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप में से कोई ऐसे बच्चा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको शायद नहीं पता कंसेप्ट, तो आप
आप हमारे 8 स्टैंडर्ड के वीडियो देख सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो हमेशा बोलता हूं, आपको लग रहा होगा कि सर आप 9th में हो तो मैं 9th ही पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 9th का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो जब भी आपको टाइम मिलेगा, रात को, दिन में, सुबह, हमारे चैनल पे सारे वीडियो प्रेजेंट है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर एक चैप्टर, हर एक स्टैंडर्ड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट है। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज का अगर आपको डाउट है, आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप जाके वो वीडियोस को ढूंढ के पढ़ सकते हो। इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये बहुत यूजफुल होगा बच्चा। और ये अभी से नहीं बोलते आ रहे, पिछले 3-4 साल से बोलते आ रहे, और हर बच्चा जो मुझे फॉलो करता है उनको पता है कि कितना चीज काम का चीज है। ठीक है, तो जरूर से वो चीज करना और अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है, तो एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि एटम क्या होता है, उसके साइज और उसका मास और वैलेंसी कैसा होता है। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब यहां पे हम बात कर रहे थे कि किसकी, एटम के साइज की। तो एटम, आपको पता है एटम क्या होता है। कोई भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, कोई भी एलिमेंट की बात करूं, तो एलिमेंट जो होता है वो बहुत सारे एटम से बना होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों एटम्स प्रेजेंट है, तब जाके वो क्या बना है, एक एलिमेंट बना है। ठीक है, अब वो एलिमेंट को अगर मैं एक जूम करके एक पार्टिकल उसका निकाला मैंने, अब इस पार्टिकल को मैं जूम करता हूं तो ये समझ लो ये पार्टिकल है मेरा, मतलब एटम है। और उस एटम के अंदर अगर मैं स्ट्रक्चरल अगर मैं बात करूं तो ये आपका एटम है। एटम के अंदर प्रेजेंट होता है बीचों बीच एक न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है, उस एटम के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में यानी उसके चक्कर में काटता है इलेक्ट्रॉन्स। मतलब उसका चक्कर, जैसे हमारा पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के, सन के राउंड में चक्कर काटता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। ये आपको मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम में मैंने पढ़ाया था। तो हम पहली बात करेंगे साइज ऑफ एटम की। तो साइज ऑफ एटम क्या है, तो साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। एटम क्या है, एक तरीके का सर्कुलर चीज, जैसे यहां पे हमने बताया। तो मान लो ये उसका मिड पॉइंट है, ये न्यूक्लियस उसका मिड पॉइंट है और ये उसका आउटर मोस्ट है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एटम का रेडियस होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, एटॉमिक रेडियस। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एटम, यानी इस एटम का साइज क्या है, कोई मुझे पूछेगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि एटॉमिक साइज ऑफ द एटम इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। यानी कि यहां से लेके बाहर का जो शेल है, बाहर का जो कवच है, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वही मेरा हो जाएगा एटॉमिक रेडियस, और वी कैन से एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि साइज ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, तो उसका रेडियस होता है, यानी द एटॉमिक रेडियस ऑफ आइसोलेटेड एटम। कोई भी एटम का एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस रहेगा वहां से लेके उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक, यानी बाहर का जो कवच है, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, इट इज नथिंग बट द एटॉमिक रेडियस, एंड सिंपली वी कैन कॉल इट एज एटॉमिक साइज और साइज ऑफ एन एटम। समझ में आया, ठीक है। अब एटॉमिक जो रेडियस होता है, अब देखो आपको पता ही होगा कि एटम जो होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको हम देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप की जरूरत है भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ठीक है, अब वो छोटा इतना है कि हम उसको देख नहीं पा रहे, तो इसका मतलब उसकी साइज भी काफी छोटी होगी। तो साइज छोटी है तो इसके लिए उसको जो एक्सप्रेस करने का जो यूनिट होगा वो भी काफी छोटा होगा। हम अगर मैं बोलूंगा कि 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर तो कोई चीज दिख जाती है हमें, 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो वो तो भाई कुछ और यूनिट में होगा। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा यूनिट जो जनरल तौर पे हम डिस्टेंस के हिसाब से बोलते हैं, तो हम किलोमीटर बोलते हैं, किलोमीटर से छोटा होता है मीटर, मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है माइक्रोमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, माफ करना, मिलीमीटर से छोटा होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है क्या, माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर, बहुत छोटा होता है वो। ठीक है, और वो नैनोमीटर जो होता है उसका साइज की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 10⁻⁹ मीटर। यानी कि अगर 1 मीटर को 1 मीटर का जो डिस्टेंस इतना बड़ा होता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो इतना बड़ा होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर को अगर मैं 1 के आगे 9 बार 0 लिख के डिवाइड करूं, उतना छोटा पार्टिकल को हम नैनोमीटर का साइज बोलते हैं। तो जनरली आपको यह चीज याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस हमेशा नैनोमीटर्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द नैनोमीटर। तो हाइड्रोजन जो एटम है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि हाइड्रोजन एटम इतना छोटा है कि उसका एटॉमिक रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10, मतलब आप सोच सकते हो कि इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो एक नैनोमीटर से भी छोटा है। ये तो आपका वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब ये 1 नैनोमीटर हो गया प्रॉपर्ली। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 मीटर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर,
तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10⁹, दैट इज नथिंग बट 10⁻⁹ मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मीटर का वैल्यू है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर। पानी का एक बूंद, बूंद नहीं बोलूंगा, वाटर मॉलिक्यूल बोलूंगा। वाटर मॉलिक्यूल मतलब जब दो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन मिलके जब वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो उस वाटर मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वो होता है 1 नैनोमीटर के बराबर, जो कि हम देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो 1 नैनोमीटर का साइज होता है। और उससे भी छोटा कौन है, उससे भी छोटा होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की साइज और छोटी होती है एक पानी के मॉलिक्यूल से। ऑब्वियसली छोटी होगी क्योंकि पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के बना, इसके लिए थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन हाइड्रोजन और छोटी होगी। तो ये सब चीजें जो है वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्ट वाली चीजें हैं, एग्जाम में भी आपका इसका कंसेप्ट बहुत काम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है दोस्तों मास ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एटम समझ लिया, अब मास ऑफ एटम भी समझ लेते हैं। ठीक है, साइज ऑफ एटम समझ में आ गया। अब मास ऑफ एटम मतलब क्या, उसका वजन। तो कोई भी एटम का, जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 की जिक्र की थी, 8th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर 5 इनसाइड द एटम की बात की थी, क्योंकि मैंने हाल ही में न्यू बैच में हाल ही में पढ़ाया हुआ है। तो मुझे याद है कि हमने आपको पढ़ाया था कि कोई भी एटम का सबसे, बोलते हैं ना, पूरा वजन, एटम का जो पूरा वजन होता है वो उसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। ठीक है ना, कोई भी एटम की अगर हम बात करते हैं, मान लो ये आपका एटम है, ठीक है, एटम के अंदर क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो एटम का जो पूरा वजन है, जो पूरा मास है, वो किसके अंदर है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। क्यों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इन शॉर्ट द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी पूरा का पूरा वजन जो एटम का होता है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और जो मास ऑफ एटम होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये चीज याद रखना, जो भी प्रोटॉन है जो भी न्यूट्रॉन है उनको ऐड कर दो तो वो बन जाएगा आपका एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उसको अगर टुगेदर यानी साथ में रखा जाए तो उसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये भी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब भी साथ में रख के हम बात करते हैं तो उसको एक कॉमन नाम दिया हुआ है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड यानी उसका जो वैल्यू होता है बहुत सारे अलग अलग एटम्स की अगर हम बात करें, वो क्या होता है, इक्वल होता है टू देयर एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या, प्रोटॉन को अगर न्यूट्रॉन के साथ, जिसको P+N कहा जाता है, P फॉर प्रोटॉन एंड स्मॉल लेटर N फॉर न्यूट्रॉन, अगर इन दोनों को साथ में ले लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, और सिंपली एटॉमिक मास भी हम बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास यानी द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसकी बात करें तो वो होता है 1। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स है, आप जरूर से इसके बारे में पढ़िएगा। तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूं कि हीलियम का और उसके अलावा मान लो मैग्नीशियम का, ये दो का, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये टास्क दे रहा हूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, He हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक मास बता दो कमेंट करके, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास मुझे कमेंट करके फटाफट से बता देना। ठीक है, इतना कर लोगे मेरे लिए, जरूर से मैं चेक करूंगा कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम आज के डेट की अगर हम बात करें कि रिलेटिव मास के बजाय, हम जनरली रिलेटिव मास जब हम बोलते हैं, लेकिन आज के डेट में हम रिलेटिव मास के बजाय हम यूनिफाइड मास को हम कंसीडर करते हैं और एक्सेप्ट किया गया है एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है, जनरल तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, हर एक चीज का यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, ठीक है ना, कोई टाइम का यूनिट सेकंड होता है, वैसे एटॉमिक मास का भी तो यूनिट होगा। तो आज के डेट में रिलेटिव मास को कंसीडर किया जाता है एज ए एटॉमिक यूनिफाइड मास। तो यूनिफाइड मास का जो यूनिट कंसीडर किया जाता है उसको कहा जाता है डेल्टॉन। तो डेल्टॉन को कंसीडर किया जाता है। तो मान लो कि अगर आप बोलोगे कि 50 ग्राम, तो 50 ग्राम नहीं बोलेंगे, हम उसको डेल्टॉन में लिखेंगे। तो उसका सिंबल होता है स्मॉल लेटर U, एंड ऑलवेज याद रखना द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज डेल्टॉन, एंड 1 डेल्टॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी 1 kg को इस वैल्यू से, सॉरी, इस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 के आगे 27 बार 0 लिख के उसको डिवाइड करोगे तो उतना छोटा, मतलब 0.00000 ऐसे 27 बार समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, वो इतना छोटा वैल्यू रहेगा केजी में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो किसका वजन होता है, एक डेल्टॉन का वैल्यू होता है, और वो एक डेल्टॉन क्या है, इट इज ए यूनिट ऑफ ए एटॉमिक मास। तो ये सब चीजें आपको मुझे बतानी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास और एटॉमिक साइज। ठीक है, अब जो इसका वैलेंसी का पार्ट है या फिर मॉलिक्यूलर मासेस का जो पार्ट है, वो सब चीज हम लोग क्या करते हैं, अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। वैसे इस चैप्टर के और 2 लेक्चर बनेंगे,
आज पहला लेक्चर था और 2 लेक्चर, लेक्चर 2 लेक्चर 3 बनेगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले लेक्चर्स का आप लोग वेट करिए और बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको आप देखते रहो और पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जरूर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।